पीएफआई बैन क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल उसकी जांच चल रही है और यदि उसमें जो और तथ्य मिलते ही उनको बैन किया भी जाए। थोड़ा इको हो रहा है, थोड़ा कम करा दीजिएगा। ठीक कीजिए। तो हाँ। लेकिन रूबिका जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अभी आपने कहा कि ऐसे जो है इतने बड़े दंगे नहीं हुआ करते हैं, इसमें केवल पीएफआई जो है हम उसी को कहें ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक पूरा षड्यंत्र है। और यदि इसको आप गौर से देखें तो इसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट, पीएफआई और साथ में जो कट्टरपंथी मुस्लिम समाज है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये बात मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ आपको कह रहा हूं और आपको मैं 2-3 उदाहरण भी देता हूं इसके। अभी 8 अप्रैल को जब राहुल गांधी शरद यादव से मिल के आए, इको कम कराइए, बहुत दिक्कत हो रही है। 8 अप्रैल को शरद यादव से जब ये मिलकर आए हैं, उसके निकलते ही राहुल गांधी का एक बयान आया। वो बयान ये आया कि देश जो है समुदाय के अलग अलग टुकड़ों में बंट गया है और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि एक भयानक, एक बड़ी हिंसा होगी और तब आप मुझे कहिएगा। ये बयान था 8 अप्रैल का। और 11 अप्रैल को ये दंगा होता है। ये महज संयोग नहीं है रूबिका जी, मैं इसके पीछे एक उदाहरण और देता हूं आपको। 14 दिसंबर 2019 मेरा सब्र जवाब दे गया है। मैं आपके उदाहरण के लिए अब इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मैं कह रही हूँ, अगर कांग्रेस, पीएफआई, कट्टर मुस्लिम संगठन मिलकर अगर दंगा देश में कर देते हैं तो के शर्मा साहब, आप क्या जलेबी खा रहे हैं? आप खाली हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और ये लोग दंगा करते रहेंगे? ये शिवम जैसे तमाम लोगों को अपने माँ बाप की आंखों के सामने खत्म करते रहेंगे? आप कब तक दोषारोपण करेंगे? मैं कह रही हूं बंद कीजिए ना, पीएफआई को बैन कीजिए। नहीं, पीएफआई मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि उसको बैन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप उसको भी तो देखिए जो उसके बचाव में खड़े हैं। आप जब हमने हाथरस के समय में पीएफआई के 4 लोगों को पकड़ा, इस समय यही कांग्रेस, यही जो अन्य विपक्षी दल है, ये क्या प्रश्न उठा रहे थे कि वो तो एक फोटोग्राफर है, वो तो एक जो है पत्रकार है, रोहन गुप्ता जी, कैसे पकड़ लिया? वो तो आप जो है उनके मीडिया के ऐसे किसी संगठन पर अगर एक्शन लिया जाए, पीएफआई, मैं आपको कह रहा हूं, के शर्मा साहब ये कह रहे हैं आप लोग हो हल्ला मचाने लगते हैं। सुनिए, आप कहते हैं कि इंसानियत को आप लोग तार-तार कर रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक बात कह के खत्म करूंगा। अच्छा रोहन जी, बस 1 सेकंड, 10 सेकंड में अपनी बात वो खत्म कर दें। हाँ, एक बात मात्र, बस 1 सेकंड। अभी आपने कांग्रेस की जिस प्रवक्ता का आपने बयान दिखाया, उसकी एक लाइन सुनिए, उसमें क्या कहा गया। उसमें वो कह रही हैं कि यदि इन्होंने पीएफआई को बैन कर दिया तो ये ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे। मतलब अभी भी उनकी मान्यता ये है कि पीएफआई पर ठीकरा फोड़ा जाता है। और यही पीएफआई को राजस्थान की सरकार अभी 2 महीना पहले जो है इनकी स्थापना दिवस मनाने देती है। कोटा में कोरोना काल के अंदर में यही पीएफआई नंगी तलवार लेके प्रदर्शन करता है और राजस्थान की गहलोत सरकार उसको परमिशन देती है। रोहन गुप्ता जी, आम आदमी नहीं निकल सकता था, लेकिन पीएफआई प्रदर्शन कर रहा था। यह कांग्रेस का षड्यंत्र है। इसमें ये 7 साल की ऐसी मजबूर सरकार है जो 300 सीटें आने के बावजूद भी आज अपनी मजबूरी का बयान टीवी चैनलों पे कर रहे हैं। इतनी मजबूती की बात है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। भाजपा की सरकार इतनी मजबूत है तो क्यों, मैं बोल रहा हूं, जो भी गुनाहित काम करते हैं, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, उसकी कोई, जो गुनेगार की कोई जाति नहीं होती है। ठीक है, मैं ये स्ट्रिक्टली मानता हूं कि गुनेगार की कोई जाति नहीं होती। आप पकड़ के उसको जेल में डालिए। उस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्यों आपके ही समय में ये दंगे ज्यादा हो रहे हैं? क्यों आप उस दंगों में एक्शन लेने की जगह टीवी चैनलों पे आके अपनी मजबूरी प्रकट कर रहे हैं? आप क्यों, आप तो 56 इंच की छाती हैं, आप तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, तो क्यों आप खंड खंड कर रहे हैं देश को? क्यों हिंदू को मुसलमान से झगड़वा रहे हैं? क्यों दोनों जाति को खराब कर रहे हैं? पूरी जाति खराब नहीं हो सकती। हर जाति में जो एलिमेंट ऐसे हैं उसको आप बाहर निकालिए, उसके ऊपर एक्शन लीजिए और यहाँ पे आके दोषारोपण मत कीजिए। अगर आपकी 56 इंच की छाती है तो देश में दिखाइए, एक्शन लेके सबको जेल में डालिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है और पूरे देश को मालूम है कि इस प्रकार की राजनीति से फायदा किसका है।
कब कीचड़ फैलेगा तभी कमल खिलेगा, ये पूरा देश जानता है, ये नई चीज नहीं है। आपको महंगाई के इश्यू से देश का ध्यान भटकाना है, आपको बेरोजगारी के इश्यू से देश का ध्यान भटकाना है, किसान की हालत से आपको देश का ध्यान भटकाना है। आपके जो चुनाव आप जीतते हो सिर्फ हिंदू मुसलमान को झगड़ा करवा के नफरत के बीच फैलाकर आप चुनाव जीतते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि देश को आप कितना लंबे समय के लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। आज की राजनीति के लिए देश को आप नुकसान कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। अगर आपकी बात में ईमानदारी होती तो आप एक्शन लेते और इस बात में राजनीति नहीं करते। एक्शन की बात कर रहे हैं, करौली कहाँ है? बिल्कुल करौली में, मैं आपको यही कह रहा हूँ। मेरा सवाल सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए, करौली कहाँ है? तो मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, हाँ मैं समझ रही। रोहन जी, करौली कहाँ है? करौली पूरे देश भारत में है, राजस्थान में है। राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में किसकी सरकार है? जिसकी भी सरकार, जिसकी भी नहीं रोहन जी, किसकी सरकार? मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैं बीच में नहीं बोली। करौली राजस्थान में आपकी सरकार यानी कांग्रेस की, करौली में पीएफआई के हाथ आने की बातें आ रही है सामने। मेरे पास अभी सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। तो आप पीएफआई को बैन कर दीजिए। आप कह रहे हैं ये नाकारा लोग हैं, ये निकम्मे लोग हैं, इनके बस की नहीं है। आप पीएफआई को बैन कीजिए, मैं आपको चैलेंज करती हूँ। मैं राजस्थान का आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए रूबिका जी, ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। यहाँ पे बात एक व्यक्ति की या एक दो तीन व्यक्ति की नहीं, ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी का भाग है। उनको मालूम था कि राजस्थान में तीसरे या चौथे नंबर पे हम विधानसभा उपचुनाव में आ गए हैं, हमको नफरत फैलानी पड़ेगी। ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इनको फैलानी है। पीएफआई खत क्यों लिख रहा है? आप क्यों बच रहे हैं पीएफआई का नाम लेने से? लीजिए ना, हिंदुस्तान बड़ा कि ये कोई संगठन पीएफआई बड़ा? हर दंगे में अगर इसका हाथ आ रहा है तो आप लोग मिलकर, अभी तक ये शख्स गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? ये एमएस साजिद को बैन जी आप लोग, मैं कहा ना बोल रहा हूँ। आप कब तक हम लोग टीवी डिबेट पे रूबिका जी डिसाइड करेंगे कि कौन करौली दंगे में एक कांग्रेस के पार्षद का नाम आ रहा था कि नहीं आ रहा था? पार्षद नहीं, वो बीजेपी ने उसको भगाया है, कांग्रेस का पार्षद नहीं है। आप जरा डिटेल में जाके देख लीजिए। और जिसने भी उसके पीछे होगा, बात मुसलमान हो हिंदू हो, जिसने भी दंगा फैलाने में थोड़ा भी रोल किया है, उसके सामने एक्शन लिया जाएगा। ये राजस्थान की सरकार का प्रण है और ये हम पूरा करके आपको दिखाएंगे। जब पूरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके सामने आएगा तब आपको कह रहे हैं वो आपका पार्षद नहीं था। पहले मुझे क्लैरिटी दे दीजिए, वो शख्स आपका पार्षद नहीं था? रहमान कुछ ऐसा ही नाम है उसका, जिस प्रकार से बीजेपी उसके पीछे है, उसको भगाने, वो आपका पार्षद नहीं है। रोल है और वो सामने आएगा। उसको भाजपा ने भगा दिया है। वैसा नहीं है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, वो फरार है आज की डेट में और उसके पीछे भी भाजपा का रोल है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, पार्षद आपका, पार्टी आपकी ज्वाइन की, सरकार आपकी, लेकिन इसमें हाथ बीजेपी का है। अतीकुर रहमान साहब, आप मुस्लिम स्कॉलर है। वो बच्चा शिवम मुसलमान नहीं है सर, लेकिन हैशटैग कौन सा ट्विटर पर ट्रेंड करता है? मुस्लिम जेनोसाइड। वो बच्चा अपने माँ बाप की आंखों के सामने दम तोड़ सकता है। मैं दुआ करती हूं कि ऐसा ना हो, क्योंकि हालात बड़े खराब है। लेकिन ट्रेंड क्या करता है? मुस्लिम जेनोसाइड। अतीकुर रहमान साहब जी। रूबिका जी, दिस इज इनटॉलरेबल, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आग्रह कर रहा हूं वहां की सरकार से, के शर्मा साहब से, कि शिवम को इमीडिएटली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। उसकी जान से बड़ा आज कुछ भी नहीं है। किसी भी हालत में इस बच्चे की जान बचना चाहिए। यहां पर हमारी सरकारें बैठी हैं रूबिका जी, स्टेट की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, पीएफआई का नाम आ रहा है। मान लीजिए मैं ऐसा करूंगा नहीं। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि नहीं पीएफआई को बैन नहीं करी, मेरी क्या औकात है मेरी? क्या मेरी सत्ता है कि मैं रोक पाऊंगा हमारी सरकार? हमने सरकार को चुना क्यों है रूबिका जी? क्यों चुना है सरकार को? हमने सरकार चुनी है क्योंकि हम चैन की नींद सो सके।
हमारा शिवम, हमारे बच्चे, हमारे हिंदू मुसलमान पूरे भारतीय चैन की नींद सो सके। क्यों सरकारें काम नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट? कल एक वीडियो आया था एक जर्नलिस्ट का, उसने कहा मोदी जी चुप्पी तोड़िए नहीं तो कुर्सी छोड़िए। दूसरा कोई सवाल नहीं। ये लोगों की दिलों की आवाज है। मन की बात बहुत हो गई रूबिका जी, ये बर्दाश्त काबिल नहीं है। पीएफआई हो या कोई भी संगठन हो, मैं डिमांड कर रहा हूं आगे हिंसा नहीं होनी चाहिए। चाहे मुंबई हो, सूरत हो, कलकत्ता हो, टीएमसी हो, कोई सत्ता हो, कोई सरकार हो, अच्छा लग रहा है वायलेंस को अतीकुर रहमान रोकना साहब, सबसे बड़ा कर्तव्य इम्पोर्टेंट है मेरा बात। रूबिका जी, आपका है सरकार। अतीकुर रहमान साहब, इम्पोर्टेंट है। आप कह रहे हैं हमने चुनी क्यों सरकार। मैं इतना तो वाउच कर सकती हूँ कि आपने नहीं चुनी सरकार, और इतना जरूर मैं जानती हूं कि जिन्होंने नहीं चुनी सरकार वो चाहते हैं कि गिर जाए सरकार, और इसीलिए एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। मैं आपको क्या कह रही हूं, देखिए मैं हर किसी के साथ, जिसके साथ ज्यादती है उसके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। सीधी बात कहनी पड़ेगी, चुभेगी बहुतों को, पर मैं कहूंगी एक शख्स का ठेला जिस पर तरबूज है वो तोड़ दिए जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस बात को लेकर चर्चा हो जाती है कि मुसलमान खतरे में हैं, तरबूज तोड़े जाते हैं। इस बच्चे का सर फोड़ दिया है, ये जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ा है, लेकिन हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में मुसलमान है। ये नैरेटिव से मुझे बहुत दिक्कत है। अब निजेश अवस्थी जी, मुझे बहुत दिक्कत है इस नैरेटिव से। ये रूबिका जी आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो नैरेटिव बनाया जाता है ना, ये लगातार नैरेटिव बनाया जा रहा है। 2014 के बाद 2014 के बाद 2014 के बाद 2014 से पहले अतीकुर रहमान जी, भागलपुर याद है आपको? भागलपुर याद है आपको? मुजफ्फरनगर याद है आपको? मेरठ मलियाना याद है आपको? भिवंडी याद है? अहमदाबाद का 1969 का 1 साल तक चलने वाला दंगा याद है आपको? तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब आपको प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आप किसी भी आपको यहाँ के इंसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। आपको चाहिए सत्ता और राजनीति। आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो टूल किट बनता है उसको फॉलो करते हैं आप। अतीकुर रहमान जी, आपके बीच में नहीं बोला था ना मैं, आपने डिमांड कर ली कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भेज दो, और आप कहते हैं कि मेरी हैसियत क्या है, मेरी हैसियत क्या है। आप एक तरफ डिमांड भी करते हैं और फिर कहते हैं मेरी हैसियत क्या है। अरे जैसे हैसियत है, अगर आपकी हैसियत नहीं तो आप डिमांड क्यों कर रहे थे? सरकार कर रही है ना। पीएफआई पे बैन करने पे कहते हैं मेरी हैसियत क्या है, और जब उसको बच्चे को कहना होता है, दिखाना होता है कि मुझे सहानुभूति है, तो आप कहते हैं कि उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए। सरकार वहां पर जिस भी तरीके का इलाज कर सकती है वो करेगी। लेकिन एक बात बताइए, मस्जिदों के ऊपर जहां से, घरों के ऊपर जहां से ईंट और पत्थर चले, वो कहां से आए, क्यों आए? वो शिवम को पत्थर मारा किसने और क्यों मारा, ये बताइए ना। अतीकुर रहमान साहब एक सेकंड रुकिए। अतीकुर रहमान साहब एक सेकंड, मेरा एक सवाल है। मैंने आपसे कर लिया सवाल, रोहन जी से भी किया, के शर्मा जी से भी, अब निजेश अवस्थी जी आपसे भी। अब निजेश जी, ये पूरा हिंदुस्तान हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, ठीक है। जितना वो सड़क आपकी है उतनी वो सड़क मेरी भी है। लेकिन आप उन तमाम गुंडों, उन नालायकों के बारे में क्या कहेंगे जो मुस्लिम बस्ती, और फिर मैं कह रही हूँ मुझे नहीं पसंद आता, आप गेटोज में रहते हैं मुसलमान, तो क्या कर सकती हूँ, मुझे उस इलाके को नाम तो देना होगा। उस मुस्लिम बस्ती में जाकर अगर वो गालियाँ देने लगे माँ बहन की, अगर वो गालियाँ देकर मुसलमानों को चिढ़ाने लगे, तो मुझे ये बताइए क्या करेगा। आज जब कुछ लोगों ने मुझसे फोन पर बातचीत की तो इस बात का जिक्र किया। मुझे ये बताइए, ये मैसेज उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? आप भगवा लहराइए, मुझे तो खुशी होती है। आप जय श्री राम के नारे लगाइए, मुझे तो खुशी होती है। लेकिन आप मुसलमानों को गालियां देंगे, कौन बर्दाश्त करेगा? रूबिका जी, बड़ी साफ सी बात है, और बिना किसी इफेंट बट के कह रहा हूं, किसी को भी गाली देना, और जब मैं कहता हूं किसी को भी, तो उसे लगता है जैसे मैं बात को टाल रहा हूं। मुस्लिम समुदाय को मैं सुन तो लीजिए, प्लीज फर्ज कीजिए, के शर्मा जी सुनिए, आप वो तो मस्जिद पर एक भगवा लहरा दिया, अगर मंदिर पर जाकर कोई हरा झंडा लहरा देता, आप समझ रहे हैं इस सेंसिटिविटी को हम समझने में क्यों भूल कर रहे हैं? अरे भाई, जितना मस्जिद सेंसिटिव उतना मंदिर सेंसिटिव। लेकिन रूबिका जी, मैं यही कह रहा हूं, रूबिका जी, बात बड़ी साफ सी है कि जो गाली दे रहे हैं उनसे कहीं किसी तरीके की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।
नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। संविधान कानून के तहत जो भी काम हो सकता है उनका जिस भी तरीके से उनको सजा दी जा सकती दी जानी चाहिए, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन जब ये लोग कहते हैं कि जय श्री राम जो है वॉर क्राई है, वो हमें प्रोवोक करता है, वो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुसलमान और फिर माँ बहन की गालियां दी जाती, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस इलाके में सवाल ही नहीं, माफ नहीं किया जा सकता, किसी को भी माफ नहीं किया जा सकता। उन लोगों को कोई तो मैसेजिंग दी जाएगी ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाफिज गुलाम सरवर साहब भी हमारे साथ, प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये गौरक्षक के नाम पर जो हिंसा करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री को एक बार फिर से, इन तमाम लोगों के लिए एक बार फिर से, जैसे गौरक्षकों के गुंडे वाली बात आई वैसे एक बार फिर से ये बात निकलनी चाहिए। ये जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है। हाफिज गुलाम सरवर साहब, दोनों तरफ से आग लगी हुई है, हम एक का बचाव करें और दूसरे पर आरोप लगाए नहीं चलेगा। मैं सुन रहा था और अवस्थी जी तो काबिल लोग हैं। मैं समझता हूँ इस मुसीबत की घड़ी में देश तमाम को एक चाहिए कि इस हिंसा को रोकने के जितने भी उपाय हो सकते हैं उस पर तेजी से कार्रवाई शुरू हो। सवाल नंबर 1, कभी अवस्थी जी ने कहा कि हम सब कुछ मानते हैं लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संबंध में जो एक आम बातें कही जा रही है उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। सर, एक बहुत बड़ी बात है, इस रामनवमी में, इससे पहले नहीं हुआ था, एक कैसेट बजा है और वो पूरे भारत में बजा है और उस गाने का बोल जो है वो ये है कि सारे टोपी वाले सर झुकाकर जय श्री राम आप बोलेंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, डैश डैश। मतलब गाली गलौज का कैसेट है और गायकार कौन है, उस कैसेट को आगे कौन बढ़ा रहा है, उसका रेवेन्यू किसको जा रहा है, ये सब मुद्दे पर बात नहीं हो रही। चिंता ना कर, नो डाउट पीएफआई, यदि पीएफआई का हाथ है तो उस हाथ को भी तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन पीएफआई के साथ साथ जितने भी हाथ नजर आ रहे हैं, जो नजर आ रहे हैं, मैं अदृश्य की बात नहीं कर रहा हूं, जो नजर आ रहे हैं उन पंजों को भी मरोड़ना पड़ेगा और तमाम भावनाओं से ऊपर उठकर मरोड़ना पड़ेगा। मैं हिंदू तू मुसलमान ये नहीं हो पाएगा। भारत है सबसे बड़ा महान। और एक बात मैं और बता दूं, पीएफआई को बैन करने की बात हो रही है, रूबिका बहन ने कई बार कहा इस बात को। मैं एक बात बताऊं, सीमी को बैन किया गया, पहले सीमी को बैन किया, मसला हल नहीं हुआ। पीएफआई होगा बैन, मसला नहीं होगा। बैन के साथ साथ नैन भी दुरुस्त होना चाहिए। नैन नजरिया, अगर नजरिया दुरुस्त नहीं होगा। अच्छी बात की आपने तो हाफिज गुलाम सरवर साहब, आप सही बात कह रहे हैं। ये सिमी बैन करेंगे पीएफआई आ जाएगा, पीएफआई बैन करेंगे दूसरा एसडीपीआई आ जाएगा। वो नजरिया कौन चेंज, आप लोग ही तो जाएंगे और इस बात को उन लोगों को आप हाफिज गुलाम सरवर साहब, हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ की परंपरा को हम समझते हैं और ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे तो याद नहीं कि मेरे बुजुर्ग जो हैं वो जयसार कहते हों, मुझे तो याद नहीं है कि दिवाली पर एक दूसरे को मुबारकबाद कहने से कतराते हो, मुझे तो याद नहीं है कि आरती या फिर भजन कीर्तन में शामिल होने से मेरे पूर्वज कतराते हो। आज की तारीख में जय श्री राम बोलने में दिक्कत हो रही है। जी देखिए रुबिका जी, मुझे लगता है कि जितनी बात हुई है पीएफआई को बैन करने की बिल्कुल होनी चाहिए, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस देश में पीएफआई को सपोर्ट करने वाले, समर्थन करने वाले इस देश के पॉलिटिकल फिटमेंट्स ही हैं और वो यदा कदा इधर उधर लोगों को अक्सर ऐसी सपोर्ट करते आए हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको लेके चलता हूं। अभी बुर्के को लेकर जब वो माहौल बना और जो तमाम चीजें हुई जो कि अब आखिरकार खत्म हुआ, उसमें एक बच्ची थी मुस्कान का जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और तमाम चीजें निकल कर आई तो मुस्कान का संबंध एसडीपीआई और पीएफआई से निकला। उसको सपोर्ट करने के लिए कहां तक के लोग नहीं आए। उलेमाए हिंद ने 5 लाख रुपए का कैश अवार्ड दिया उसको। इसके अलावा जिशान सिद्दीकी कांग्रेस के एमएलए हैं महाराष्ट्र से, वो उसके घर गए, उसको आईफोन और आई वॉच पता नहीं क्या क्या देकर के आए। आज पुलिस इन्वेस्टिगेट करके बैठी है और पूरा क्लैड निकालकर देखा कि पूरा प्लान एंड प्लॉट करके ये सब चीजें और हंगामा बनाया गया और देश में अनरेस्ट पैदा किया गया। यहां पर पीएफआई को इस देश में बहुत सारे पॉलिटिकल फिटमेंट और ऐसे तमाम लोगों को बहुत सारे पॉलिटिकल फिटमेंट मॉरल सपोर्ट देते हैं और तमाम तरह की चीजें करते हैं। जहां तक बात बैन करने की 100% होना चाहिए, कहीं कोई इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है। लेकिन
इसके साथ साथ इस तरह के लोगों को यहां पर किसी भी सरकार का और किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं होना चाहिए, नंबर 1। जहां तक बात दंगे की है, मेरा मानना है कि जैसा आपने अभी कहा कि जय श्री राम को लेकर आज हम क्या इतना इंटॉलरेंट हो गए हैं, ये बात बहुत सही भी है और मैं लगातार कहता भी हूं। मेरे गांव में 4,000 की आबादी है और 7 से ज्यादा मस्जिदें हैं, दिन में 5 टाइम वहां पर अजान होती है, किसी को आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन सडनली आप कहां की बात कर रहे हैं? मैं जहां से आती हूं वहां पर ईद की राम राम करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सडनली लेकिन अब राम का नाम लेने से कतरा रहे हैं। अब जय श्री राम पर ये इतना कट्टरता कहां से आ रही है? और ये मुझे लगता है शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं होनी चाहिए इस तरह के नाम, दोनों तरफ से सर, चाहिए दोनों तरफ से। के शर्मा जी। रूबिका जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन बोली है। आपने कहा कि यह देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है। यही बात रोहन गुप्ता जी भी अभी कह रहे थे कि राजस्थान में भाजपा जो है चुनाव हार गई तो हिंदू मुसलमान करना चाह रही है। मैं एक आर्डर आपको जल्दी से पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये राजस्थान सरकार का आर्डर है। ये 1 अप्रैल को आर्डर निकला है, दिनांक 4/4/2022। 4 अप्रैल 2022 से रमजान का महीना प्रारंभ हो रहा है। ग्रीष्म ऋतु में रोजेदारों को परेशानी न हो, इसको देखते हुए रमजान महीने में संपूर्ण मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में कोई कटौती नहीं की जाकर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। यह है विद्युत निगम का आर्डर। मैं पूछता हूं आपसे, 2 तारीख से वहां पर नवरात्र चालू हो रहा है, हुआ 4 तारीख से रमजान। आप आर्डर निकालते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बिजली बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए, और हिंदू बाहुल क्षेत्र में क्या होगा? क्या नवरात्र में हिंदू के लोग जो है व्रत नहीं रखते? क्या वो लोग वहां पर जो है पूजा नहीं करते? ये ऑर्डर ये हिंदू मुसलमान नहीं करता तो क्या करता? ये गहलोत सरकार का आर्डर है ना। दूसरा आर्डर आपको बताता हूं, 1 मिनट। दूसरा आर्डर जो 7 अप्रैल को निकाल दिए, वो जो है वो कहते हैं कि घरों पर धार्मिक ध्वज नहीं लग सकता। 30 सेकंड के घरों पर धार्मिक ध्वज नहीं लग सकता, घरों की छत से शोभा यात्रा नहीं देख सकते, घरों पर पुलिस जब शोभा यात्रा ये कुछ दिखा रहे हैं रोहन गुप्ता। क्या दिखा रहे हैं भाई रोहन गुप्ता? आप क्या दिखा रहे हैं? दिवाली में नहीं होगा, शहर में पावर कट। मेरी बात सुनिए, दिवाली में नहीं होगा पावर कट। जयपुर में अधिकारी कर्मियों को बांटी गई जिम्मेदारी। दिवाली में फुल पावर कट नहीं होगा। नहीं। ये जो अर्ध सत्य और झूठ जो फैला रहे हैं, अर्ध सत्य नहीं है। अगर आपका ये ऑर्डर जो के शर्मा दिखा रहे हैं वो सही है। नहीं, सुनिए, दिवाली पर मत जाइए। नवरात्र व्रत नहीं करते, नवरात्र पर ये ऑर्डर, नवरात्र में व्रत होते हैं कि नहीं होते हैं? दिवाली पे क्यों? अरे दिवाली बात अलग है ना। आज की अरे आप मुझे पता है, बहुत शानदार प्रवक्ता है, आप उसी में लिख देते ना। आपने जो ऑर्डर जारी किया है, जो ऑर्डर के शर्मा दिखा रहे हैं, रोहन जी सुनिए ना, हम एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो नहीं चलेगा। आपने दिवाली पर किया, मैं सारे मेहमानों को कह देती हूँ ताली बजा दीजिए भाई, बहुत बढ़िया काम किया आपने। दिवाली पर पावर कट नहीं होगा कहकर बढ़िया काम किया। लेकिन मुझे ये बताइए, राजस्थान में रमजान के लिए आप विशेष तौर पर एक सर्कुलर जारी करते हैं कि मुस्लिम इलाकों में लाइट की कटौती नहीं होगी। 2 तारीख से नवरात्र भी थे ना सर, नवरात्र में भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो व्रत करते होंगे, क्या उनको लाइट की जरूरत आवश्यकता नहीं होगी? रोहन जी, आप उसमें एक लाइन जोड़ देते ना। और ये क्या है कि मुस्लिम बस्ती में लाइट की कटौती नहीं होगी लेकिन बाकियों को झेलना पड़ेगा। राजस्थान जवाब आपने जो कहा, मैं जवाब, जो मेन फेस्टिवल जैसे हिंदुओं का हमारा मेन फेस्टिवल है दिवाली, उस समय पे पावर कट नहीं है, और रमजान में बाकी जो ईद आती है तब ये प्रावधान नहीं है। मैं चैनल रमजान के बाद ही ईद आती है। आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? नवरात्र हमारा नहीं है, हनुमान जयंती हमारी नहीं है, रामनवमी हमारी नहीं है। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर। बाहर से हमारे घरों में ताला लगा दोगे, शोभा यात्रा नहीं निकालने दोगे। अरे मुगलों की सरकार चला रहे हो, अरे मुगलों की सरकार चला रहे हो क्या राजस्थान में? अरे मुगलों की सरकार है क्या ये? अरे मुगलों की सरकार में भी ऐसा आतंक नहीं हुआ, हिंदुओं को ऊपर अत्याचार नहीं हुआ।
ये मुगल की सरकार चल रही है रोहन वहाँ जी पर। आपकी बात नहीं सुन पा रहे हिंदुओं हैं। को के शर्मा जी एक सेकंड अत्याचार रुकिए। के शर्मा जी आपने अपनी बात हिंदुओं करी। पर रोहन जी अत्याचार करोगे वहाँ पे। आपका और हमसे स्काइप का कहोगे जो कि चुप कनेक्शन है करके मेरे बैठे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत है, कुछ मैं नहीं समझ पाई हूँ। अब तक आपने जो भी कहा, आपके जो है आपके जो हिंदुओं पर दर्शक है वो भी अत्याचार सुनना करोगे। चाहेंगे। एक सेकंड के शर्मा जी, एक सेकंड। हाँ घरों के बाहर रोहन जी निकलोगे, इसका जवाब दीजिए। के शर्मा जी कह रहे हैं ये क्या बात हुई, हनुमान जयंती हमारी नहीं है, नवरात्र हमारे नहीं है, रामनवमी हमारी नहीं है। रूबिका जी, हर धर्म के जो मेन फेस्टिवल है, एक दिन को चुप रखवाइए तो मैं बोलूं। राजस्थान एक सेकंड रुकिए ना शर्मा जी, राजस्थान सुनिए। सरकार की नीति है कि हर धर्म का जो मेन फेस्टिवल साल में सिर्फ एक बार हर धर्म के मेन फेस्टिवल पे, ये प्रावधान ये आज का नहीं है, जब बीजेपी की सरकार थी तब से चलता आ रहा है। ये कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, आप चेक कर लीजिए पास्ट। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ रूबिका जी, किसी भी एक धर्म की बात करके बाकी धर्म में ये उन्माद फैलाना, ये भाजपा की रीति है। टीचर में आपको एक मुझे खाली 30 सेकंड दिए जाए रूबिका जी। हम आज जो डिबेट कर रहे हैं, सरकार केंद्र में किसकी है? भाजपा की है। हम सब जानते हैं कि देश में धर्म की राजनीति कौन करता है? भाजपा करती है। हिंदू मुस्लिम की बात कौन करता है? भाजपा करती है। हम तो नहीं करते। मुझे ये बताइए, सर्कुलर आपका आ रहा है, रमजान में इलेक्ट्रिसिटी की कोई कटौती मुस्लिम इलाकों में नहीं होगी। सर यही तो गड़बड़ी हो जाती है ना। मैं इस लाइन, ये तो बीजेपी की तरफ से आई है, मुझे उसमें वो बीजेपी की लाइन है, लेकिन सच ये है कि अगर आपकी सरकार है तो वो सबका साथ और सबका विकास करने में दिलचस्पी लेगी ना, कि एक ही जगह का विकास होगा और बाकियों को आप लोग सेकंड दर्जे का सिटीजन मानेंगे तो कैसे चलेगा। और फिर वो गुस्सा उभर कर आता है, और वैसे उभर कर आता है कि दोनों तरफ से पत्थर चलने लगते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।